वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर। कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर में आप सभी का स्वागत है। दिस विल बी फोर्थ टेस्ट सीरीज ऑन इंडियन आर्मी पे आधारित ये चौथी टेस्ट सीरीज होगी। तो आइए टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले पुनः एक महत्वपूर्ण जानकारी दोहरा देना चाहते हैं कि देखिए, आजकल कोविड का समय चल रहा है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है। इस कोविड-19 के टाइम में जो भी बुखार, सर्दी, खांसी, कोविड के जो भी सिम्टम्स आप आ रहे हैं, उन सिम्टम्स पे आप काफ़ी सीरियसली एक्ट करें। ठीक, शुरुआत में ही वो जो सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसके लिए आप अच्छा मेडिकेशन लें, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। अन्यथा यदि आप शुरुआत में इस सिम्टम्स को नॉर्मल समझते हैं या इस सिम्टम्स पे लापरवाही कर जाते हैं तो बाद में जाके ये सिम्टम्स आपके लिए प्राणघातक हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे हैं या जो भी पेशेंट्स के हमारे पास जो कांटेक्ट हैं, वो जो कांटेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी सीरियस होने के बाद कर रहे हैं। सीरियसनेस क्यों हो जा रहा है? क्योंकि शुरुआत में जो भी उनको सिम्टम्स आए, बुखार, सर्दी, खांसी, डायरिया जो भी था, उसको उन्होंने इग्नोर किया। नॉर्मल जान के या सीजनल जान के वो इग्नोर करते गए। 6-7 दिन के बाद वो कोविड निकला। कोविड निकलने के बाद ये जो 6-7 दिन के बाद जब वो ये सिम्टम्स काफ़ी एग्रीवेट हो जाते हैं और कोरोना वायरस आपके फेफड़े को इन्फ्लेमेट कर देता है। जहाँ ये वायरस आपके फेफड़े के साथ खिलवाड़ किया या फेफड़े को इन्फ्लेमेट किया, इन्फ्लेमेट मतलब फेफड़ा के अंदर सूजन हो जाता है, फेफड़ा संक्रमित हो जाता है, तो इससे आपका ऑक्सीजन लेवल घटना शुरू हो जाएगा। आपका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है जिससे अच्छा खासा पेशेंट सीरियस हो जाता है। यदि ये शुरुआत में शुरू में ही मेडिकेशन अच्छा लें, प्रॉपर एंटीबायोटिक खाएं और डॉक्टर की सलाह लें तो ये पेशेंट ये सीरियस होने से बच जाएंगे। और देखिए, आजकल जो 99% जो फीवर है और जो सर्दी खांसी है वो आपका कोविड ही मान के चलिए, क्योंकि हमारे पास जो भी टेस्ट हैं उस कोविड से जुड़े हुए, चाहे एंटीजन हो गए, चाहे आरटीपीसीआर हो गए, तो उन टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो 100% नहीं है। ये भी नहीं पता है कि कितने परसेंट है, 90% है, 80% है, 70%। कई सारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको बुखार हुए हैं, सर्दी खांसी हुई है, सांस लेने में दिक्कत आया है, बट उनका कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है। तो आप उस टेस्ट पे ना जाएं, आप कोविड की मेडिसिन स्टार्ट कर दें या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। इसी के साथ जानकारी को समाप्त करते हुए अपने टेस्ट सीरीज पे लौटते हैं। तो आइए टेस्ट सीरीज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वो 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। जो हमारी अंतरिम सरकार बनी थी आज़ादी के बाद जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसके जो केंद्रीय उद्योग मंत्री थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 6 अप्रैल 1948 को पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, जिसमें यह बोला गया था कि भारत एक मिश्रित नियंत्रित अर्थव्यवस्था अपनाएगा। मतलब कि ना ही वो कैपिटलिस्ट टोटली होगा, ना ही वो कम्युनिस्ट टोटली होगा, वो दोनों होगा। मैंने गवर्नमेंट की कुछ इंडस्ट्री होंगी, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री होंगी, ना ही टोटली गवर्नमेंट होंगी, ना ही टोटली प्राइवेट होंगी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसी को कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कौन थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पहले मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर थे। क्या हुआ था कि नेहरू जी से उनका कुछ मतभेद हो गया था। मतभेद के नाते, ये नेहरू लियाकत पैक्ट जब हुआ था, तो उस लियाकत पैक्ट के नाते श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू में कोई मतभेद हो गया था, तो मुखर्जी जी ने रिजिग्नेशन दे दिया था नेहरू कैबिनेट से। जो नेहरू की सरकार थी, ऐसा कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री होता है बोला जाता है उसी की सरकार होती है, तो वो उसी की कैबिनेट होती है। तो नेहरू कैबिनेट से मुखर्जी साहब ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अलग से भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ की 1951 में। देखिए, ये जो जानकारी दी जा रही है, जानकारी अपार्ट फ्रॉम आपके एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में ये नहीं आएगी, बट ये आपको क्वेश्चन याद कराने के लिए, मतलब ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं, इसलिए ये जानकारी दी जा रही है। ठीक,
तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की थी। वही भारतीय जनसंघ आगे जाके 1977 के बाद 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में बदल जाता है, भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और इसमें क्या था कि उस समय जब जम्मू कश्मीर को जब स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था कि जम्मू कश्मीर में अलग संविधान होगा, जम्मू कश्मीर में अलग उनके अलग झंडे होंगे, उनका अलग अधिकार होगा, तो इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काफ़ी अपोज किया था। तो उसी समय इन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। मतलब एक ही देश में, जैसे कि भारत हमारा एक देश है, उसमें जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जिसमें उनके लिए अलग संविधान था, उनका अलग एक साइन था, उनका एक अलग मुखिया होता था। तो वही नारा दिया था इन्होंने। ऐसा कहा जाता है कि जब कहा क्या जाता है, जब वो इसी के प्रोटेस्ट के लिए जब वो कश्मीर की तरफ गए थे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था, लखनपुर में अरेस्ट करके, उनको हाउस अरेस्ट करके उनको जेल में रखा गया था। तो उसी हाउस अरेस्ट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये प्री प्लान मर्डर था, एक जो कंस्पिरेसी थ्योरी चलती है ना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि आज की जो बीजेपी पार्टी है उसके समझिए कि एक संस्थापक रह चुके हैं, ठीक है ना। जो उन्होंने जो पार्टी बनाई थी वो भारतीय जनसंघ थी, वही जनसंघ आगे जाके भारतीय जनता पार्टी बनी थी। तो मुखर्जी कौन थे? मुखर्जी नेहरू के कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे। ठीक, नेहरू लियाकत पैक्ट पे वो नेहरू से मतभेद रखते थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। देखिए, नेहरू लियाकत पैक्ट ये था कि जब हमारे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ थी और इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ थी, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में कुछ हिंदू बच गए थे, कुछ सिख बच गए थे, तो वो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ गिनी जाएंगी। और इंडिया में कुछ जो वहाँ के जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, वो वहाँ की जो माइनॉरिटी इंडिया में थी, उन दोनों माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखने के लिए एक तरह से ये पैक्ट हुआ था कि हम माइनॉरिटी को स्पेशल दर्जा देंगे, उनका इक्वल राइट्स होंगे, उनको भी मकान दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। तो यही नेहरू लियाकत पैक्ट था। तो इसी पैक्ट से मुखर्जी साहब गुस्से में थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुछ ज्यादा जानकारी हो गई। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत की कुल भूमि का 52.7% कृषि कार्यों में संलग्न है। तो ये एक डेटा है 2011 का, उसमें यह है कि एग्रीकल्चरल लैंड 60.5% है, एरेबल लैंड सिंचाई कृषि कार्य में 52.8% है, ठीक ना। और ये जो डेटा है आप देख लीजिएगा, फॉरेस्ट 23.1% है और अदर 16.8% है। ठीक, तो आइए ये फैक्चुअल है, ये बस इतना ही आपको चाहिए, ये रट लीजिएगा। कृषि कार्यों में संलग्न 52.8%। यदि वो पूरे भूमि का पूछेगा तो पूरे भूमि का 1/3 भाग कृषि कार्यों में है, ठीक है ना। चलिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक में भी जो मैसूर है, इनका मैसूर जिला है, वो चंदन की लकड़ी के लिए काफी फेमस है। मैसूर को सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आइए देखते हैं वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाथ झील केरल राज्य में स्थित है। देखिए, ये हमारा केरल का मैप रहा और ये वेम्बनाथ झील रही, ठीक है ना। वेम्बनाथ झील केरल के कोट्टायम जिले में स्थित है। यह केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। यह केरल की सबसे बड़ी झील भी है, ठीक ना। देखिए, देश की सबसे लंबी झील है और केरल की सबसे बड़ी झील है ना, वेम्बनाथ झील, जो कि केरल में है। आइए देखते हैं कयाल क्या है। तो कयाल का मतलब आपने लगून पढ़ा होगा, लगून को ही हम कयाल कहते हैं, ठीक है ना। इसका एक और नाम है, अभी हमें आगे पता चल जाएगा, जिसको अनूप भी कहते हैं, अनूप। देखिए, कयाल क्या है? तो कयाल क्या है आपका? कयाल केरल के लगून को कहते हैं, केरल के लगून या लगून को कहते हैं। देखिए, लगून क्या होता है? समुद्र तट के निकट लवण और खारी जल की एक झील या जलाशय रोधित पुलिन द्वारा समुद्र में पृथक सा रहता है।
परंतु समुद्र का पानी उसमें आ जा सकता है। मतलब कि समुद्र के किनारे जब जहाँ जमीन होती है उस जमीन में समुद्र का पानी टैप हो जाता है, ठीक है ना। चारों तरफ से जमीन रहती है और समुद्र का पानी उसमें आके टैप, तालाब नुमा वो संरचना हो जाती है, लेकिन उस तालाब में समुद्र का पानी होता है। अभी आपको फिगर में दिखाते हैं। देखिए, भारत के पूर्वी तट पे उड़ीसा की चिल्का और नेल्लोर की पुलिकट झीलें, देखिए उड़ीसा की चिल्का, नेल्लोर की पुलिकट झीलें, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की इसी तरह बनी है, मतलब उसको लगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट पे केरल राज्य में असंख्य अनूप और कयाल पाए जाते हैं, उसको अनूप भी कहते हैं, कयाल भी कहते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा, उड़ीसा की जो चिल्का है और नेल्लोर में पुलिकट झीलें हैं और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, ये सारे लगून हैं। तो आइए देख लेते हैं। समझ लीजिए ये हमारा समुंदर है, ये नीला वाला जो भाग है, और क्या होता है कि किसी कारणवश ये समुंदर का कुछ पानी ये जमीनी हिस्से में आके ट्रैप हो जाता है, या ज्वार भाटा कह लीजिए, या कुछ तूफान आया तो उसे ये पानी यहाँ पे इस गड्ढे में आके ट्रैप हो गया, और यहाँ हल्का सा खुला हिस्सा होगा, तो इससे पानी यहाँ का आता रहेगा। यहाँ का जो लगून का पानी होता है खारा होता है। देखिए यहाँ जो जीपीएस सैटेलाइट मैप है उससे है, देखिए यहाँ हल्का सा खुला हुआ है ना, ये खुला हुआ है, चारों तरफ से ये बंद है, तो इसी को हम लगून कहते हैं, लगून। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। इसमें आप इतनी ही जानकारी रखिए, और जिसको और जानकारी होगा ये फैक्ट पढ़ लेगा, मैं खुद ही पढ़ के बता देता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला बांध से, ठीक है ना, माता टीला बांध या यही लक्ष्मीबाई बांध से गुरसराय और मंदर नामक दो नहरें निकाली गई हैं, ठीक है ना। गुरसराय और मंदक नामक, जो हमीरपुर और जौलौन जिले को लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचित करती हैं। केन नदी पर केन नहर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। देखिए अब इतना फैक्ट आपको जानने की जरूरत नहीं, बस आप बेतवा जान लीजिएगा। जिसको जानकारी की ज्यादा इच्छा होगी ये फैक्ट्स पढ़ लेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। कोयना बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो कोयना बांध आपकी महाराष्ट्र में कोयना नदी पर अवस्थित है, ठीक है ना। कोयना रिवर पे कोयना बांध परियोजना अवस्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे जोन कितने जोन में अवस्थित है? तो भारतीय रेलवे हमारा कुल मिला के आपका 18 जोन में है, ठीक है ना। अभी आपको जो रेलवे की साइट होगी इस पे 16 होगा, अपडेट नहीं हुआ है। 17वां एक आंध्र प्रदेश जोन ऐड हुआ है 2019 में, बात चल रही थी, ऐड भी हो गया है। और जो 18वां है वो कोलकाता को माना जाता है, कोलकाता मेट्रो को। आइए देखते हैं। हाँ ये देखिए जोन वाइज ये नंबरिंग दी हुई है। मध्य जोन है मुंबई, उसका हेडक्वार्टर है। पश्चिमी का भी मुंबई है, उत्तर का दिल्ली है, पूर्वी का कोलकाता है, दक्षिण का चेन्नई है, पूर्व मध्य का हाजीपुर है, पूर्व तटीय का भुवनेश्वर है। ये जो डिवीजन दिया हुआ है उनके कहाँ कहाँ किस किस को लिया जाता है, उनके सब डिविजनल हेडक्वार्टर है इनमें। अगला देख लीजिए। पूर्व मध्य का इलाहाबाद है, पूर्वोत्तर का गोरखपुर है, पूर्वी सीमा का गुवाहाटी है, उत्तर पश्चिम का जयपुर है, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद है, दक्षिण पूर्व मध्य का बिलासपुर है, दक्षिण पूर्व का कोलकाता है, दक्षिण पश्चिम का हुबली है, पश्चिमी तटीय का विशाखापट्टनम है, पश्चिमी मध्य का जबलपुर है, और जो 18वां है वो कोलकाता है, कोलकाता मेट्रो का। चलिए ये जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा। और मे भी ये पूछ लिया जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिएगा। कॉस्ट बेनिफिट इसका काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब कि कॉस्ट बेनिफिट का मतलब ये होता है कि आप कितना समय देके कितना नंबर इकट्ठा करें। ज़्यादा समय देके कम नंबर इकट्ठा करते हैं तो वो कॉस्ट बेनिफिट बेकार माना जाता है, कम समय देके ज़्यादा नंबर इकट्ठा करते हैं तो वो कॉस्ट बेनिफिट अच्छा होता है। तो यहाँ तक पूछ देगा कि हाँ रेलवे के कितने जोन है, 18, तो इसमें आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसका कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है। आप सारे जोन्स को लगेंगे रटने, इंडियन आर्मी के जो बच्चे उनके लिए महंगा पड़ जाएगा ये, ठीक। तो पास्कल की इकाई क्या है? तो पास्कल दाब की इकाई है। पास्कल माने इकाई है, मैंने किसकी? दाब की इकाई है। हमेशा याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिजिक्स का है, ये आ सकता है। तो पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक दूरी की इकाई है, जो खगोलीय दूरी होती है, जो मतलब एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस होता है, मतलब ग्रहों के बीच की दूरी, हम पास्कल में नापते हैं, ठीक। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो देखिए जो लाल लिटमस पत्र को जो बेस होता है, जो क्षार होता है, वो नीला कर देता है, ठीक ना। और नीले लिटमस को लाल करता है, वो अम्ल करता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। लाल को नीला कौन सा करेगा? बेस करेगा, क्षार करेगा, ठीक है ना, ठीक। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका होगा, ठीक। और नीले लिटमस को लाल करेगा, वो अम्ल करेगा। अब वो पदार्थ जो उदासीन होते हैं वो कुछ नहीं बदल पाते हैं इसको
ठीक है। अगला वे पदार्थ जो जल का ऊष्मा प्रदान करते हैं उसको ईंधन कहते हैं। ईंधन 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 हमेशा बर्निंग के बाद आपको ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक, आइए देखते हैं तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया था। तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी के माध्यम से दिया था। 1869 में था, ठीक ना, 1869 में था, जिसमें 118 तत्व सम्मिलित थे। चलिए देखते हैं बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम Al2O3 है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु को सबसे पहले डच वैज्ञानिक एंटनी वॉन ल्यूमेनहुक ने की थी। एंटनी वॉन ल्यूमेनहुक, तो ये रहा डी ऑप्शन, ल्यूमेनहुक ने की थी 1667 में, 76 में, 1676 में ईस्वी में अपने द्वारा बनाए गए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा, ठीक ना। एक लेंस इन्होंने बनाया था, एक यंत्र बनाया था जिसे इन्होंने जीवाणुओं को देखा, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था, मूल नाम। तो मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। आइए देखो 16 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पहला क्या है, ऑप्शन क्या दिया है, कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष थे, ये भी नहीं थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे नहीं, गांधी जी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के महासचिव भी नहीं थे गांधी जी, इसमें से कांग्रेस के कुछ भी नहीं थे। गांधी जी ने धीरे 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 कांग्रेस से दूरियां बनानी स्टार्ट कर ली थी 1924 या 25-30 के बाद से, ठीक है ना। तो कांग्रेस के कुछ नहीं थे, कोई सदस्य नहीं थे। आइए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। देखिए डेट काफी पास पास दिए, तो आप 9 अगस्त याद रखिएगा, 9, 10, 15, 16, तो 9 अगस्त याद रखिए, 9 अगस्त, है ना। तो चलिए 9 अगस्त आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें 1942 में 9 है ना, तो इसको 9 से याद रखिएगा, ठीक। आइए देखते हैं भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। देखिए भारतीय संविधान को जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उस संविधान सभा के सदस्यों ने बनाया। ब्रिटिश संसद ने नहीं बनाया था, भारतीय संसद ने नहीं, भारतीय संसद उस समय बनी ही नहीं थी। भारतीय संसद 1952 के पहले जनरल इलेक्शन के बाद बनी थी। गवर्नर जनरल ने बनाया था नहीं, वो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने बनाया था। तो ऑप्शन ए हुआ। तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई। तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाई थी, जो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक थी, बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक थी। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था। तो मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने अपने मृत्यु के डर से सैयद भाइयों को गिरा दिया था, उनकी हत्या करवा दी थी। मोहम्मद शाह, जिनको मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला। तो चलिए अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तो अपने काल के जो महान संगीतज्ञ थे वो अकबर के दरबारी थे। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो शाहजहां के समय महावत खान का विद्रोह नहीं हुआ था, ये हुआ था आपके जहांगीर के समय, महावत खान का विद्रोह, ठीक है ना, जिसको नूरजहां ने दबाया था, जहांगीर की वाइफ ने दबाया था, ठीक है ना। अब शाहजहां के समय ये भी याद रख लीजिए, शाहजहां के समय कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। तो जुहार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था, खान जहां लोदी का विद्रोह हुआ था, पुर्तगालियों का दमन हुआ था। बस महावत खान का विद्रोह जहांगीर के समय हुआ था। अगला देखते हैं, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं। देखिए वो जहांगीर थे। अब देखिए शाहजहां जो थे, शाहजहां के समय में बिल्डिंग आर्किटेक्चर जो होती हैं उसका काफी ज्यादा विकास हुआ था, और जहांगीर के समय जो चित्रकलाएं हैं, संगीत है, उनका बहुत ज्यादा विकास हुआ था। तो ऐसा स्टेटमेंट जहांगीर नहीं दिया था, अब वही दे सकते थे। तो ये अंतिम रूप में जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। तो अंतिम रूप में जजिया कर समाप्त करने वाला मोहम्मद शाह था, वही भी मतलब मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्होंने सैयद ब्रदर्स की हत्या भी करवाई थी या पतन करवाया था। अंत में 1920 में मोहम्मद शाह रंगीला ने जयसिंह के अनुरोध पर जजिया को सदा के लिए समाप्त कर दिया था ना। तो आइए देखते हैं सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे सबका डिफिनीशन दिया है, ठीक ना। सूर्य के वायुमंडल को निम्नलिखित 4 परतों में बांटा गया है, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, संक्रमण क्षेत्र, आभा मंडल क्षेत्र। सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत को प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक ना। यह परत प्रकाश मंडल के ऊपर स्थित होती है। प्रकाश मंडल के ऊपर इसकी ऊंचाई लगभग 2000 किलोमीटर होती है। वर्ण मंडल का डेफिनेशन था ये। संक्रमण मंडल को कहते हैं सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत संक्रमण मंडल क्षेत्र है, ठीक ना। आभा मंडल सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, मतलब ऊपरी परत है, उसको
आभा मंडल कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है, ठीक है ना। किसी भी ग्रह या अन्य खगोलीय वस्तुओं से सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर एफिलियन कहते हैं तथा न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं, पृथ्वी की 3 सकेंदरी परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ठीक है ना। तो देखिए, जो पृथ्वी की जो दूसरी परत है, पहली परत है सियाल है, सीमा है और नीफे है। ये मान लीजिए पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको सियाल कहते हैं, जो दूसरी परत है उसको सीमा कहते हैं, जो नीचे वाली परत है उसको नीफे कहते हैं। सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है ना। सियाल का मतलब है सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा का मतलब है सिलिकॉन मैग्नीज और मैग्नीशियम, और नीफे का मतलब है निकिल आयरन, ठीक है ना। हाँ देखिए, ये पूरा आपका डिटेल्स में दिया है। पृथ्वी की पपड़ी की ऊपरी परत को लिथोस्फीयर का, देखो उसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है ना। ऊपरी परत को, इसके 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग ग्रेनाइट की चट्टानें हैं और मध्य द्वीपों का निर्माण करती है, ठीक है ना। अब देखिए, ये देखिए डिटेल्स है, ये आपके लिए डिटेल नहीं है। जब आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, तो भूगोल में ये बताया जाएगा। देखिए अभी टाइम कम है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक। डिटेल्स जिसको भी पढ़ना होगा पढ़ लेगा, जो डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। देखिए आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट केवल जय हिंद आता है, गुड मॉर्निंग आता है, बहुत अच्छा आता है, ठीक। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये तो मतलब एक कंप्लेन है आप लोग के लिए। स्थल मंडल का तात्पर्य है, तो स्थल मंडल का पृथ्वी की ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटा 20 मिनट हो तो देशांतर में अंतर कितना होगा? तो देखिए, ये हम देशांतर में अंतर कैसे निकालते हैं। जब हमारी पृथ्वी है पूरी गोल है, ठीक है ना। तो देखिए पूरी गोल में कितने डिग्री होंगे? 360 डिग्री होंगे ना गोल में। मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी को पूरा गोल घूम के ऐसे आते हैं, तो 360 डिग्री। और आपको पता होगा हमारी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा एक चक्कर घूम लेती है अपने अक्ष पे ही, ठीक ना। तो ऐसा है कि 360 डिग्री घूमने में हमारी पृथ्वी 24 घंटा लेती है, ठीक ना, 24 घंटा, ठीक। तो 1 घंटे में कितना आएगी, बता सकते हैं कि नहीं? 1 घंटे में कितना आएगी बताइए? तो 1 घंटे में आपकी आ जाएगी, ये डिवाइड कर लेंगे तो आपकी आएगी 30 आएगी, ठीक है ना। एक घंटे में, सॉरी 1 घंटे में 15 आएगी, ठीक है ना, 15, ठीक है। तो अब 2 घंटे 20 मिनट में कितना आ जाएगी? तो 1 घंटे में 15, तो 2 घंटे में 30 आएगी, 30 आएगी, ठीक है ना। और 20 मिनट में कितनी आ जाएगी? 20 मिनट में, जब 1 घंटे में 15 है तो 20 मिनट में 5 और आ जाएगी, तो 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गया ना? ये रटना नहीं है, इसको निकालना है। 1 घंटे में याद रख लीजिएगा 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो देखिए, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगी? 30 हो जाएगी, ठीक। और यदि हम मिनट का निकालेंगे तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, ठीक। तो आप ऐसे देख लीजिएगा 1 घंटे में कितना होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में आप निकाल लीजिएगा कितना होगा, उसके बाद से 20 मिनट में निकाल लीजिएगा कितना होगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से 30 में ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री को कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। आइए इसको देख लेते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी हमारी गोल है, ठीक है ना, पूरा राउंड शेप में है। तो राउंड शेप में जो ये लाइन हमारे यूके से होकर गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम से, उसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। और जो उसके जस्ट पीछे जो लाइन जाती है, मान लीजिए ये राउंड शेप में है ये हमारी, ठीक। और राउंड शेप में ये वाली लाइन यहाँ से जाके फिर ये ऐसे रिपीट हो जाती है, ठीक। देखिए ये हमारी जो लाइन है, ग्रीनविच लाइन है, वो सीधी गई है, लेकिन जो डेट लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे गई है, ठीक है ना। वो इसलिए ऐसे गई है क्योंकि मान लीजिए ये लाइन के यदि आप इधर आएंगे इस साइड तो कुछ और डेट होगा, इस साइड आएंगे तो कोई और डेट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आप इस लाइन के इधर होंगे, इस साइड होंगे तो आप एक दिन आगे होंगे, और इस लाइन के इधर आएंगे तो एक दिन पीछे आएंगे।
तो देखिए एक ही कंट्री में दो डेट ना हो जाए, इसलिए देशों को बचाते हुए ये लाइन खींची गई है, ठीक है ना। चलिए हाँ, ये रहा आपका, ये ऐसे ऐसे देखिए जिग जैग गई है डेट लाइन, ठीक है ना। आप इधर आएंगे, इस साइड रहेंगे तो आपको एक दिन आगे रहेंगे, इधर आएंगे तो एक दिन पीछे रहेंगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा फिर वही है, डेट रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं, ठीक। अब भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार है, ठीक है ना। दक्षिणतम पॉइंट कहा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। हाँ देखिए ये डिटेल्स दिया है ग्रेट निकोबार द्वीप के बारे में। यह भारत का दक्षिणतम द्वीप है। अंडमान के ग्रेट निकोबार द्वीप का क्षेत्रफल 1044 वर्ग किलोमीटर है। 2021 में जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 8069 थी, ठीक है ना। अब देखिए ये जो आदिम जनजाति सोपेंस का निवास स्थान है, सोपेंस का जो होम है, जो मतलब कि जो इनका लोकेशन है वो इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पे है। तो आइए देख लेते हैं ग्रेट निकोबार कहाँ है। तो ये आपका रहा ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। ये सबसे दक्षिणतम द्वीप है और कहा जाएगा कि कौन सा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम पॉइंट है भारत का। ये देखते हैं मोरेन कहाँ बनते हैं, तो मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं, मतलब कि जहाँ बड़े बड़े हिम शिलाखंड होते हैं, जहाँ बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं। जब आइसबर्ग हमारे जब पहाड़ों से नीचे की तरफ लुढ़कते हैं, जब जाते हैं, तो ये जो पहाड़ों के जो हार्ड रॉक्स होते हैं, उस जो हार्ड मतलब पत्थर होते हैं, पत्थरों को पीसते हुए जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं को जो मोरेन्स कहते हैं मोरेन्स, वो पत्थरों को काफ़ी बारीक कर देते हैं, तो उनको मोरेन्स कहते हैं। अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं। हिमनद अपने साथ बारीक कड़ों वाले पत्थरों से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है, ठीक। इस पदार्थों को जब हिमनद बहा कर नहीं ले जा पाता है तो उनका निक्षेपण हो जाता है। हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेपण को हिमोड़ कहते हैं, ठीक ना, मोरेन्स कहते हैं, ठीक। मोरेन्स बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ तथा पत्थर इत्यादि से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। बर्फ तथा पत्थर, बर्फ वही, जब बर्फ क्या होता है, बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, जब अपने साथ जब नीचे आते हैं तो वो पत्थरों को भी लेके आते हैं, पत्थरों को ये पीसते हुए लाते हैं। तो वही जब वो एक जगह कहीं सेडिमेंट हो जाते हैं, जब बैठ जाते हैं, तो उन्हीं को मोरेन्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो भारत के बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं, सिलिकॉन वैली आपकी अमेरिका में है। क्यों उसको सिलिकॉन वैली इतनी फेमस है, अमेरिका में वो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का सबसे बड़ा हब है। तो हमारे यहाँ बेंगलोर को भी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का सबसे बड़ा हब बनाया गया है, तो इसीलिए इसको हम इंडिया का सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। भाई देख लेते हैं पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट पहाड़ों की ढलान है। पश्चिमी घाट कोई पहाड़ नहीं है, मानिए कि हमारा ये, चलिए फिगर शायद है आगे, हाँ देख लेते हैं। देखिए ये हमारा रहा पश्चिमी घाट, ठीक ना, जिसको सह्याद्री भी कहते हैं, वेस्टर्न घाट को। देखिए अब क्या हुआ कि ये हमारी क्या थी, जब टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, जब हमारी पृथ्वी की जब परतें शिफ्ट हो रही थी, जब इधर भारत जब उनसे अलग हो रहा था कट के, तो ये जो परत थी कुछ ऊपर उठ गई। ये जो सिरा था परतों का ऊपर उठ गया, ऊपर उठ के जो इनके आगे का टीला था वो टूट के नीचे पानी में धंस गया, ठीक है ना, धंस गया। तो ये पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर बन गया। आपने देखा होगा जो यहाँ का समुंदर है, यहाँ का समुंदर ज़्यादा गहरा नहीं है, ज़्यादा गहराई नहीं है, गहराई इसकी बहुत कम है। तो इसी नाते क्योंकि ये परत उठ के धंसा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये टूट के लटका हुआ है। तो ये क्या है, पहाड़ों की ढलान है, ठीक ना, पठारों की ढलान है पश्चिमी घाट, ठीक। तो आइए देखते हैं अगला। हाँ देखिए ये है वेस्टर्न घाट है। तो ये हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ये आया था, ये पूरा ये हिस्सा, ठीक, ये प्लेट्स आई होंगी, अब प्लेट्स जब उठी तो हल्की हुई तो यहाँ से टूट गई, ये ढलान हो गई, है ना। चलिए तो आइए देखते हैं 9x - 7y में से 3x - 2y को घटाएंगे तो क्या आएगा। तो देखिए यदि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये है आपका 9x - 7y इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो -3x हो जाएगा, और ये यहाँ माइनस है तो यहाँ पे +2y हो जाएगा, ठीक ना, 2y। तो अब +9x में से माइनस ये गया तो 6x, और -7y में से +2y गया तो -5y हो जाएगा, ठीक है ना, 5y। ये ऑप्शन बी। देखिए जिसको भी मैथ का नहीं आ रहा है ये क्लास में पढ़ाया जा सकता है, या आप बोल देंगे तो मैं अलग से इसका क्लास ले लूँगा। ये काफ़ी बेसिक है, मे भी इंडियन आर्मी के बच्चों को ना आए तो वो देख लेंगे खुद। एक गाय 320 रुपये में खरीदी गई
अब वह कितने में बेची जाएगी? 12.5% का लाभ हो। 12 सही 1/2 है ये। आप अपना क्वेश्चन पेपर जब देखेंगे तो ये आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। तो देखिए अब 320 पे 12.5% का लाभ चाहिए, तो कितना और बढ़ा के बेचा जाए? तो आप निकाल लेंगे 320 का 12.5/100, ठीक, तो वो 40 आ जाएगा। 40 रुपया और जब उसमें बढ़ाया जाएगा तो हमको 12.5% का लाभ होगा। तो 40 रुपया 320 में जोड़ देंगे तो 360 आ जाएगा आंसर, ठीक। आइए देखते हैं, यदि कोई राशि साधारण ब्याज से उधार दिए जाने पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो उस ब्याज की दर क्या होगी? तो देखिए क्या है, दुगनी हो जाएगी। दुगनी हो जाएगी यानी कि ब्याज हमको जस्ट मान लीजिए यदि हमारा मूलधन P है तो ब्याज हमको, इसको हमको 2P करना है, 2P, ठीक, यानी कि हमको ब्याज P का मिलना चाहिए। तो हम मान लेंगे P साधारण ब्याज इक्वल टू P मूलधन गुणे समय, ठीक ना, 10 गुणे दर D मान लेते हैं, अपान 100 कर देते हैं, ठीक ना। तो देखिए P से P कट गया, ठीक ना, और ये 100 इधर जाएगा तो हो जाएगा D इक्वल टू हो जाएगा 10%, ठीक है ना। यानी कि 10% की दर से हम 10 साल के लिए देंगे तब जाके हमारा राशि दुगुना होगा। अब देखिए एक आदमी किसी काम को 6 घंटे करके 30 दिन में पूरा करता है, तो वह 9 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए जब हम ध्यान रखिएगा, जब हम घंटे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? दिन घट जाएगा ना, दिन घट जाएगा ना, ठीक। तो यानी कि यदि हम यहाँ टाइम ले, टाइम इज इक्वल टू टाइम में, टाइम और जब घंटे में किसका रिलेशन है? अपॉन का रिलेशन है कि नहीं, ठीक। जब हम वो बढ़ा रहे हैं, क्या बोलते हैं, जब हम टाइम बढ़ा रहे हैं, टाइम को बढ़ाएंगे तो दिन घट रहा है, तो इसमें यूनिवर्स का रिलेशन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए यदि हम ऐसे मान लेते हैं तो ये फार्मूला आ जाता है ऐसे, T1 अपॉन T2, ठीक ना, ये हो जाएगा D2 अपॉन D1, ठीक है ना, ठीक। तो देखिए इसको यदि हम घंटे मान लिए तो ये दिन हो गया, ठीक ना। तो T1 कितना दिया है? 6 घंटे दिया है। T2 कितना दिया है? 9 घंटे दिया है। D2 पूछ रहा है, ठीक है ना। D1 कितना दिया है? 30 घंटे दिया है। तो आपको निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 दिन आ जाएगा, ठीक है ना। निकाल लीजिएगा, ऐसे देख लीजिए, T1 की जगह पे 6 रखते हैं, T2 की जगह पे 9 रखते हैं। देखिए फार्मूला बनाने का ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका फार्मूला ऐसे ही बनता है। जब कभी क्लास होगा, पेन टैब होगा तो आपको हम बता देंगे, अभी ऐसे ध्यान रखिएगा। ऐसे कैसे बनाते हैं अभी ये क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं। तो D2 पूछ रहा है, ठीक, और यहाँ 30 दिया है, 30, ठीक है ना। तो आप कर लेंगे तो ये कट जाएगा आपका, कितना कटेगा ये? तो 3 दूना 6 और 3 तरीके 9, ठीक, 20 दिन होगा, ठीक है ना। 10, ये D2 क्या है? 20 दिन में काम पूरा कर लेगा। ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है, ये ऑप्शन होगा 20 दिन, आंसर होगा 20 दिन, ठीक है ना। देखिए इसमें हम फार्मूला कैसे बनाते हैं, जब भी आप देखिएगा कि कोई चीज़ दी हो और जो चीज़ पूछ रही हो उसमें क्या क्या रिलेशन आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ बोलेगा कि 10 आदमी मिलके 30 दिन में काम पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो 20 आदमी मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक। तो आदमी ए मान लेते हैं, तो आदमी मान लीजिए जैसे बढ़ेंगे, आदमी यदि बढ़ाया जाएगा तो काम का कितना होगा? घंटा घटेगा ना। तो इसमें कैसा रिलेशन है? अपॉन का है, ठीक है ना, इनवर्स का रिलेशन है, ठीक, घंटा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, अब यदि मान लीजिए कि हम क्या होता है कि यदि काम बढ़ाते कि यदि 4 काम को 30 घंटे में किया जाता है तो 6 काम को कितने घंटे में किया जाएगा, ठीक है ना। तो 4 काम और घंटे में इनवर्स का रिलेशन नहीं होगा, उसमें प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा, ठीक ना, ऐसे होगा, ठीक, ऐसे ये वाला रिलेशन होगा। प्रोपोर्शनलिटी इसको बोलते हैं, समानुपात का, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात का। तो व्युत्क्रमानुपात में फार्मूला T1 अपॉन T2 D2 अपॉन D1 हो जाता है, और समानुपात का भी फार्मूला बनाएंगे तो T1 अपॉन T2 D1 अपॉन D2 हो जाता, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये हमारी सीरीज दी हुई है। जो भी देखिए सीरीज का सवाल होगा, सीरीज का सवाल आपको प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से। तो हम जब सीरीज सॉल्व करेंगे तो सीरीज कुछ ऐसे बन जाएगी, है ना। और जो अगला हमारा आएगा 2676 आएगा, ठीक, ए आएगा। सीरीज आप क्लास में सीखा होगा आपने। देखिए यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% घटा दिया जाए और दूसरी भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो वर्ग की भुजा मान लीजिए x है,
ठीक है ना। इसको 10% बढ़ाएंगे तो 1.1x हो जाएगा, ठीक ना। और दूसरी भुजा को 10% घटा दिया जाए तो मान लीजिए इसी को जब घटाएंगे तो 0.9x हो जाएगा। तो बोला है कि क्षेत्रफल में कितना होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, ठीक ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 11×99, ठीक है ना। तो 0.99x हो जाएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले हमारा जो क्षेत्रफल था एक्स स्क्वायर होता था, ठीक। अब 0.99x स्क्वायर हुआ, यानी कि 1% घट गया हमारा, 1% क्षेत्रफल हमारा घट जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखते हैं 54 किमी पर घंटा की चाल का मान मीटर पर घंटा में कितना होगा। तो इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे 54 को, ठीक। तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक। अब इसको यदि ऐसे बदलना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो 54 गुणे ये किलोमीटर है, ऊपर किलोमीटर है, ठीक ना, नीचे घंटा है, ठीक। तो हमको किलोमीटर को बदलना है मीटर में और घंटे को बदलना है सेकंड में। तो किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो हो जाएगा 54 गुणे किलोमीटर था तो 1000 मीटर हो जाएगा। घंटा को यदि सेकंड में बदलेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो गुणे 60, 60 गुणे 60 हो जाएगा। तो ये काटेंगे तो 5/18 आएगा। तो 5/18 याद रखिएगा, सीधा गुणा कर देंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरा पार करने में 20 सेकंड लगती है। तो रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में बताइए, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, इसमें यदि पूछा जाता है कुछ भी तो हम पहले क्या करते हैं, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की दोनों लंबाई को जोड़ लेते हैं, ठीक ना। और उसके बाद से 20 सेकंड, तो ये बोल लेंगे कि 20 सेकंड में कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 600, ठीक है ना। 20 सेकंड में ये 600 मीटर चलती है, ठीक ना। कोई चीज हम बोल देंगे 20 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो उसकी चाल कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड। ऐसे सवाल में हम हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जोड़ के उसके बाद हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में थोड़ी सी लिमिटेशन से इसमें पेन टाइप रहता तो आपको हम बताते। देखिए हम चलिए थोड़ा सा बता देते हैं इसी तरह से। मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ठीक है ना, ये ट्रेन है हमारी, ठीक, ये ट्रेन की लंबाई। मान लीजिए हमारी ट्रेन क्या करी, ट्रेन हमारी यहाँ से चलना शुरू की, ठीक है ना। जब आई प्लेटफॉर्म पे आई तो यहाँ पहुंची तो हम मान लेंगे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे घुस चुकी है, ठीक है ना। अब हमारी यही ट्रेन चलते 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 यहाँ तक आ गई। ये वाला हिस्सा जैसे ही यहाँ पहुंचा तो हम मानेंगे कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ चुकी है। ये वाला हिस्सा चलते 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 यहाँ पे आ गया, ठीक ना, ठीक। अब ये हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा कितना दूरी तय किया, कितना दूरी यहाँ से आया ये वाला हिस्सा और यहाँ तक आया, ठीक। कितना दूरी तय किया, प्लेटफॉर्म की लंबाई तक दूरी तय किया ना। अब देखिए अब हमारी ट्रेन, यदि ट्रेन का यदि अंतिम हिस्सा इस प्लेटफॉर्म से पूरा पार कर जाएगा तभी तो मानेंगे कि हम ट्रेन पार कर गई। तो अब ये इस वाले हिस्से को पार कराने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। हमको ये पूरी ट्रेन की लंबाई जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो पहले तो हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना चला, फिर उसके बाद से ट्रेन की लंबाई। तो इसीलिए हम इस पूरी लंबाई को जोड़ देते हैं, यानी कि पूरी लंबाई पार करने में 20 सेकंड लगा, ठीक है ना। तो चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटा समय, यानी कि 600 मीटर अपन 20 तो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। पेन टाइप रहता तो और अच्छे से बता दे। देखिए संख्या 24 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो देखिए ये हमारा सॉल्व किया हुआ है। इनका गुणनखंड कर देंगे तो गुणनखंड कितने होते हैं इसके, 24 के 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, ठीक है ना। इतने गुणे में 24 आता है, ठीक। 18 में क्या आता है, 1 2 3 6 9 18, ठीक ना। तो अब इनका कॉमन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 भी कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, उसके बाद से 6 कॉमन है, ठीक है ना। यानी कि ये 4 गुणनखंड कॉमन है इसके, ठीक है। नीचे दिए सॉल्व करके दिया हुआ है। अब वह कौन सी संख्या जिससे 99 में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए हम वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पीछे से 2 का जोड़ा बनाते आएंगे, ठीक। ये जोड़ा बन गया है ना, आगे पीछे से 2 का जोड़ा बनता है, ठीक।
जोड़ा बन गया। तो अब देखिए वर्गमूल निकालेंगे, 99 है तो कौन सा ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो 99 से कम आए, तो 8 टाइम 64 आ जा रहा है, ठीक। फिर 9 9 81 आ जा रहा है, फिर 10 दसैया 10 का पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 99 से कम कौन सा है, 9 9 का, तो 9 9 81, फिर यहाँ घटाएंगे तो 18, फिर इन दोनों जोड़ों को उतारना पड़ता है, किसी एक संख्या को नहीं उतारते हैं, दोनों जोड़ों को उतारते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कौन सा पहाड़ा पढ़े तो इससे कम आ जाएगा, तो वो आ गया 17 9 बार में जाएगा इसका, ठीक है ना। ये 9 9 18 हो गया, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। अब फिर हम देखते हैं कौन सा पहाड़ा पढ़े कि इससे हमारा कम आए, तो फिर से यहाँ पे 9 से फिर से करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक ना। तो 189 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1701 आएगा, तो बचा हमारा 198, ठीक। तो 198 उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 726 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए घन में कितने पृष्ठ होते हैं, तो घन में होते हैं 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है ना। ये हमारा घन मान लीजिए रफली हमने बना दिया, ठीक। ये घन हो गया, ठीक। तो घन में एक पृष्ठीय हो गया, एक पृष्ठीय हो गया, एक पृष्ठीय हो गया, और एक पृष्ठ इसके पीछे है, एक पृष्ठ इसके पीछे, एक पृष्ठ इसके पीछे, यानी कि 6 पृष्ठ हो गया, ठीक है ना। उन 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया है, तो घन की भुजाएं हम देखते हैं बराबर है, ठीक। तो इसका यदि हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, मान लीजिए a² है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल गुणे 6 कर देते हैं, गुणे 6, तो एक घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आ जाएगा 726 वर्ग मीटर आ जाएगा, है ना। अब देखिए पूछा है तो घन का आयतन क्या हुआ, तो ए हमारा निकल गया ना, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और उसके बाद से जब ए निकल जाएगा तो भुजा की एक लंबाई निकल गई, और उसी को आयतन निकालने के लिए घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, भुजा का घन होता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा 1331 घन मीटर आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं 5 युगों में कितने वर्ष होते हैं, तो ये सवाल लगता है गलत है, युगों में तो लाखों वर्ष होते हैं, तो इस सवाल को आप स्किप कर देंगे। कुछ सवाल आपके जो सीरीज में कुछ गलत दिए हैं या कुछ ऑप्शंस गलत दिए हैं, तो आप उस पर ज़्यादा अटकिएगा मत, फंसिएगा नहीं, आप उसको स्किप करके आगे निकल जाइएगा दूसरे सवाल पे। और देखिए इसमें जो भी हमने अदर अपार्ट फैक्ट बताया जो नोट करने लायक, वो नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन में उस पर भी सवाल बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने क्वेश्चंस है, जो ऑप्शंस दिया है उसी को आप बस देखिएगा, जो अदर से मैंने ज्ञान दिया है वो भी आप नोट करिएगा, है ना। अब 805 मीटर को मील में बदलने के लिए, तो देखिए 1000 मीटर में 0.6214 मील होता है, ठीक ना। तो 805 मीटर में कितना हो जाएगा, ठीक 0.5 मील हो जाएगा, लगभग 0.5 होगा, तो उसको हाफ मील कहेंगे, ठीक। इसी के साथ सीरीज की समाप्ति की घोषणा करते हैं। देखिए आपको शुरुआत में जो कोविड से जुड़ी हुई, कोविड-19 से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस इन्फॉर्मेशन पे आप एक्ट करिएगा, और आपको यदि जानकारी नहीं समझ में आती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप हमारी संस्था का जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस संस्था के कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद से क्या है कि जो कोविड के बीमारियों में ऑक्सीजन लेवल का जो डाउन होना जो समस्या आ रही है, उसमें आप अपने घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद सकते हैं, ठीक है ना। अपने आसपास के जो भी घर वाले हैं उनका ऑक्सीजन लेवल इस बीमारी के दौरान आप मेजर करते रहिए। जिनको भी बुखार आ रहा है, जिनको भी मतलब कि ये बीमारी है, ऑक्सीजन लेवल आपका 95 से डाउन नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही 95 से डाउन जा रहा है या 90 से डाउन जा रहा है, आप डॉक्टर से संपर्क तुरंत करें, क्योंकि एक अलार्मिंग कंडीशन है कि आपका फेफड़ा संक्रमित होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। यदि आप पल्स ऑक्सीमीटर नहीं खरीद सकते हैं तो आप 2 3 4 5 घर मिला के खरीद लीजिए। एक आदमी कोई जानकारी ले ले कि मैं सभी घर में जाके आपका ऑक्सीजन लेवल मेजर करूंगा। पल्स ऑक्सीमीटर जो नॉर्मली आता है 1500 का आता है या 2000 का आ जाएगा। यदि आपको सस्ते में चाहिए तो आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, डीलर का नंबर दिया जाएगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। अभी देखिए इस कोविड के दौरान मेन फोकस होना चाहिए कि आप बच के रहें और जो संक्रमित हो गए हैं उनकी जान बच जाए, है ना। इसी के साथ जानकारी को समाप्त करते हुए धन्यवाद।